Hey guys, welcome to Innovative Study. My name is अभयराज और आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे 15 दिसंबर का करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन नंबर वन की ओर चलते हैं। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किस भवन का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति भवन, बी संसद भवन, सी राज्यपाल भवन, डी खेल भवन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा संसद भवन। क्या होगा? संसद भवन। तो हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने इसकी आधारशिला रखी यानी नींव रखी है। ठीक है। और क्योंकि 2022 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2022 तक। और 2022 एक विशेष अवसर है क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 और 2022 में हमारे देश की आजादी के कितने साल हो जाएंगे? 75 ईयर, 75 साल हो जाएंगे आजादी के। तो 75 साल के उपलक्ष्य में हमारा नया संसद भवन होना चाहिए और ये न्यू इंडिया की जरूरत और आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा। ठीक है। तो इसी को मद्देनजर इसकी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आधारशिला रखी गई है। ठीक है। और इसमें जैसे अभी जो हमारी लोकसभा है तो उसमें कितने सदस्य होते हैं? 543। ठीक है। 2 आंग्ल भारतीय हो सकते हैं जो राष्ट्रपति उनको नामित करता है, लेकिन हाल ही में उनको भी अभी यहाँ पर अमेंडमेंट करके उनके भी प्रावधान को हटा दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर 543 लोकसभा में सदस्य बैठते हैं। ठीक है। तो अभी क्या है, बैठने की स्थिति है वो कम है, बैठने की जगह कम है। तो इसी के मद्देनजर 2026 आएगा, यानी जो ये संख्या है 2026 तक बढ़ाई नहीं जा सकती। लेकिन 2026 के बाद जब पहली जनगणना होगी तो 2026 के बाद पहली जनगणना कब होगी? 2031 में। तो उसके बाद है यहाँ पर लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इन जो नया संसद भवन होगा तो उसमें लोकसभा का जो भवन होगा उसमें कितने सदस्य बैठ सकेंगे? 888 सदस्य बैठ सकेंगे। ऐसे ही राज्यसभा की यदि हम बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। कितने? 245। ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भवन को भी आने वाले समय में नया जो भवन होगा उसको बड़ा बनाया जाएगा और यहाँ पर जो बैठने की व्यवस्था होगी 384। ठीक है। तो इस तरीके से 2026 के बाद जब परिसीमन होगा पूरे देश में और लोकसभा विधानसभा की सीट है उनको पुनः से निर्धारित किया जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में बैठने वाले सदस्यों की संख्या जब बढ़ेगी तो अगर बैठने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उसी के मद्देनजर इसको बनाया जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर इसको विशेष रूप से टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ये ठेका दिया गया है इस तरीके से बनाने का। और इसको जो बोली लगाई थी इन्होंने, वो लगाई थी 861.90 करोड़ रुपए की। ठीक है। तो लगभग 861 करोड़ में ये बनने वाला है संसद भवन। क्वेश्चन नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 दिसंबर, बी 12 दिसंबर, सी 14 दिसंबर, डी 16 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 11 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी 2020 की जो थीम है वह है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, यानी पर्वतीय जैव विविधता की थीम रखी गई है। ठीक है। इसकी जो महत्ता है वो इसलिए है क्योंकि पर्वत है यानी जो माउंटेन एरिया है वहां पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो यानी सतत विकास को महत्व को जानना जरूरी है। इसी के मद्देनजर इसको मनाया जाता है। यदि हम बात करें पर्वतों के क्षेत्र की तो लगभग पूरी दुनिया की 15% जो आबादी है वो पर्वतों पे आसपास रहने वाली लोग हैं। ठीक है। और ये हमारे जो स्थलीय क्षेत्र है पृथ्वी का तो उसका लगभग 27% एरिया को ये कवर करता है। तो यहाँ पर उसी पे जो पर्वत है, माउंटेन है, उन क्षेत्रों में जो विकास है वो सस्टेनेबल हो यानी सतत विकास हो, इसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए हेल्प एज इंडिया, बी हेल्प वुमेन इंडिया, सी हेल्प चाइल्ड इंडिया, डी हेल्प दिव्यांग इंडिया। तो यहाँ पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 दिया गया है हेल्प एज इंडिया। हेल्प एज इंडिया ये दिया गया है संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है। यदि हम व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो ये दिया गया है भूटान की रानी है मदर ग्यालुम संगे चोडेन वांगचुक। ठीक है। तो इनको ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है और संस्थागत श्रेणी में दिया गया है हेल्प एज
इंडिया को, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि हम इस पुरस्कार की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1981 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1981 में। और जब से ही, उसके बाद से ही संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार वितरित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी यूनेप, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूएनईपी, यूनेप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए उत्सर्जन गैस गैप रिपोर्ट, ठीक है। बी वैश्विक पर्यावरण आउटलुक, बी इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उत्सर्जन गैप रिपोर्ट हाल ही में ये जारी की गई, इसलिए खबरों में है, ठीक है। किसके द्वारा जारी की गई है? यूनेप के द्वारा, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण आउटलुक ये भी इन्हीं के द्वारा जारी की जाती है। इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट ये भी इनके द्वारा जारी की जाती है, तो इसलिए आंसर होगा इसका उपर्युक्त सभी। यानी तीनों रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? यूनेप के द्वारा, ठीक है। हाल ही में जारी की गई, इसलिए ये खबरों में है। एमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट, ठीक है। यदि हम यूनेप की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कब? 1972। इसका जो मेन काम है मानव पर्यावरण से, जो मानव पर्यावरण है उसमें संतुलन की बात ये करते हैं, ठीक है ना। तो मानव पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था यूएन का, ठीक है, यूएनओ का, तो उसमें इसकी स्थापना की गई थी। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है नैरोबी। और नैरोबी क्या है? नैरोबी है केन्या की राजधानी। केन्या एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है और इसमें इसका हेडक्वार्टर है, किसका? यूनेप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 20 दिसंबर, सी 15 दिसंबर, डी 12 दिसंबर। तो आप सभी जानते हैं मानवाधिकार दिवस, ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को, ठीक है। और इस बार की जो थीम है, इस बार की जो थीम रखी गई है वह रखी गई है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो थीम क्या है? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये इसकी थीम इस बार रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, पोलिसारियो मोर्चा किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तरी सहारा, बी पश्चिमी सहारा, सी दक्षिणी सहारा, डी पूर्वी सहारा। तो ये पोलिसारियो मोर्चा है, इसका संबंध है पश्चिमी सहारा से। किससे है? पश्चिमी सहारा। आपने सुना होगा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। और ये कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। और जो सहारा रेगिस्तान है इसी का जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको बोलते हैं पश्चिमी सहारा, ठीक है। तो ये रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्षेत्र है, रीजन है, ठीक है। तो इस पर क्या है, पहले स्पेन का कब्जा था, उसके बाद 1975 में जो इसके बगल में जो देश है मोरक्को, उसने इस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो पोलिसारियो के मोर्चा जिन लोगों ने बनाया वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र को मोरक्को से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जबकि मोरक्को और वहां पर जो मोरक्को के स्वदेशी लोग हैं, सहरावी लोग, तो वो चाहते हैं कि वो उसी के अंडर में रहे। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूएसए ने ये कहा कि जो मोरक्को के अंतर्गत ये रहना चाहिए, तो उसी के खिलाफ यहाँ पर पोलिसारियो मोर्चा ने क्या किया है, पुनः सशस्त्र संघर्ष की घोषणा कर दी है। मतलब कि जो मोरक्को है उसके खिलाफ जो विद्रोह करने का यहाँ पर घोषणा कर दी गई है, तो इसलिए ये खबरों में है। यहाँ पर इसकी लोकेशन भी अभी जान लेते हैं। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर ये है मोरक्को, ठीक है। यदि हम मोरक्को की बात करें तो मोरक्को की राजधानी है रबात। क्या है? रबात, ठीक है। और ये पूरा रीजन है ना, ये वाला, ये पूरा रीजन सहारा रेगिस्तान का क्षेत्र है, ठीक है। और सहारा रेगिस्तान का यदि हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो ये है पश्चिमी क्षेत्र, इसको बोलते हैं वेस्टर्न सहारा। ये आप देख रहे हैं वेस्टर्न सहारा यानी पश्चिमी सहारा। तो इस पर मोरक्को यानी ये जो देश है इसने इस पर अधिकार कर रखा है, जबकि यहाँ के लोग जो पोलिसारियो मोर्चा बनाए हुए हैं वो चाहते हैं कि वो अलग स्वतंत्र रूप से रहे, ठीक है। तो इसी मोरक्को के खिलाफ इन लोगों ने, जो पोलिसारियो मोर्चा है, इन लोगों ने पुनः सशस्त्र विद्रोह के करने की घोषणा कर दी, इसलिए खबरों में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 7, अब्राहम समझौता किन देशों के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए इजराइल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बी इजराइल मोरक्को, सी इजराइल सूडान, डी इजराइल टर्की। तो यहाँ पर आंसर होगा
इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। ये एक अरब का महत्वपूर्ण देश है। तो इजराइल एक देश है, ठीक है। तो इजराइल जो देश है और अरब के जो देश है उनके मध्य लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, ठीक है। उसी झगड़े को कम करने के लिए, यहाँ पर तनाव को कम करने के लिए आपसी बातचीत के माध्यम से अब्राहम समझौता अभी साइन किया गया है और उसी के अनुसार इनके आपस में संबंध है उसमें सुधारीकरण होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ पर इजराइल देश को इन अरब देशों ने मान्यता ही नहीं दे रखी थी, ठीक है। तो हाल ही में क्या है, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को ने भी हाल ही में मान्यता दी है, सूडान ने भी मान्यता दी है, टर्की ने तो पहले ही दे रखी थी। तो यहाँ पर लेकिन जो अब्राहम समझौता है उसका संबंध संयुक्त अरब अमीरात से है। तो आंसर होगा उसका ए, ठीक है। इनकी लोकेशन अभी जान लेते हैं हम। तो यहाँ पर है ये अरब देश और इस पर यदि हम देखें तो यहाँ पर इजराइल है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है वो इजराइल का है। यहाँ पर जेरूसलम भी है, ठीक है। और यहाँ पर वैसे ये जो इस क्षेत्र पर यहाँ पे फिलिस्तीन भी है, तो फिलिस्तीन का अधिकतम क्षेत्र है वो अब इजराइल के अंतर्गत ही आने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिलिस्तीन है उसका अधिकतम क्षेत्र इजराइल ने ले लिया है, इसलिए जो अरब देश है, ठीक है, वो चाहते हैं कि यहाँ पर फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वो इजराइल वापस दे, ठीक है। इसी बात पर लेकर ये झगड़ा है। तो यहाँ पर आगे इनके तनाव को कम करने के लिए अभी अब्राहम समझौता है वो यूनाइटेड अरब अमीरात, तो यहाँ पर ये है जहाँ पर दुबई है, ठीक है। तो यूनाइटेड अरब अमीरात और इजराइल के बीच अब्राहम समझौता हुआ है ताकि आपस में शांति व्यवस्था को बना रखे और जो यूनाइटेड अरब अमीरात है वो इजराइल को मान्यता प्रदान कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? ऑप्शन ए ग्रेटा थनबर्ग, बी जो बाइडन और कमला हैरिस, सी डोनाल्ड ट्रंप और डी एंजेला मर्केल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो बाइडन और कमला हैरिस। इन दोनों को हाल ही में टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। अब ये अवार्ड कौन देता है, इसको ऐसे चुनता कौन है, ठीक है। तो ये अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैगजीन है टाइम मैगजीन। तो इसके थ्रू हर साल में एक पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो इस बार जो बाइडेन, जो कि अभी नव निर्वाचित हुए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, और यहाँ पर कमला हैरिस कौन है, भारतीय मूल की महिला जो कि अभी अमेरिका की नई निर्वाचित हुई है, कौन, उपराष्ट्रपति। तो इनको अभी पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, ठीक है। हम ग्रेटा थनबर्ग की बात करें, ग्रेटा थनबर्ग एक युवा जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता है, ठीक है। तो इनको 2019 में चुना गया था। कब गया चुना गया था? 2019 में। तो ये भी ध्यान रखना है, 2020 का है जो बाइडेन कमला हैरिस और 2019 की थी ग्रेटा थनबर्ग, आपको याद रखना है। तो ये चुना कैसे जाता है? जो भी पूरे साल में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति होता है, यानी सबसे ज्यादा प्रभावशाली, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको यहाँ पर पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी अफगानिस्तान, डी उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ईरान। कहाँ पे? ईरान। चाबहार बंदरगाह कहाँ पे है? ईरान में। और इसको महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको डेवलप कौन कर रहा है? भारत। इसको विकास कौन कर रहा है इसका? भारत, यानी डेवलप कर रहा है भारत, ठीक है। तो भारत का भी इस पर कंट्रोल रहेगा। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में एक जो बंदरगाह है वह है ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। क्या है? ग्वादर बंदरगाह जो सी पैक में, सी पैक, ठीक है ना। सी पैक क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पर ये इसके अंतर्गत बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान में एक और बंदरगाह जो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं कराची, ठीक है ना। तो ग्वादर और कराची दो बंदरगाह यहाँ पर पाकिस्तान में है। और यहाँ पर ईरान में है चाबहार, तो आपको याद रखना है, ठीक है। यदि हम उज्बेकिस्तान की बात करें, तो उज्बेकिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है, डबल लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। यानी जो इसके आसपास के देश है वो भी जो समुद्र है पानी से डायरेक्ट उनकी सीमा नहीं लगती है। अब इसकी लोकेशन समझ लेते हैं। तो मैप में देखते हैं ये हमारा भारत है, ठीक है। इसके साइड में दी जाएंगे तो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इस जगह पर यहाँ पे कराची बंदरगाह, यहाँ पे ग्वादर बंदरगाह, ठीक है। यदि इधर जाएंगे ईरान, तो ईरान के इस क्षेत्र में यहाँ पर है कौन सा? चाबहार बंदरगाह, ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, उज्बेकिस्तान जो यहाँ पर है इसकी राजधानी है ताशकंद। क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान, ईरान और भारत, ये चाबहार बंदरगाह है। तो यहाँ पर इसको ये वैसे जमीन किसकी है? ईरान की। विकास कौन कर रहा है? भारत। और यहाँ पर भारत और उज्बेकिस्तान ने ये रिक्वेस्ट की है भारत से
कि आप इसका हमें एक्सेस दीजिए, यानी इस पर पहुंच दीजिए, ताकि हम भी यहाँ पर व्यापार जो सामान है उसको उसका आवागमन यहाँ से कर सके इस बंदरगाह से। तो यहाँ पर भारत ने इसकी बात को मान लिया है उज्बेकिस्तान की, और यहाँ पर ट्राइलेटरल अभी मीटिंग हुई है इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच, इसलिए ये खबरों में चल रहा है। तो हमको ध्यान रखना है चाबहार बंदरगाह कहाँ पे, ईरान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए ग्लासगो स्कॉटलैंड, बी पेरिस फ्रांस, सी काटोविस पोलैंड, डी मैड्रिड स्पेन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा क्या, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जा रहा है। तो ये जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में होता क्या है, तो यहाँ पर जो 2015 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 आयोजित किया गया था, और यहाँ पर कुछ लक्ष्य रखे गए थे कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी वैश्विक तापमान बढ़ रहा है कार्बन के उत्सर्जन के कारण, तो उसको कैसे कम किया जाए, कैसे कम किया जाए, ताकि जो जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो तटीय देश है और जो टापू देश है वो क्या है, वहां पर क्या है, जो पानी में समा जाएंगे, समुद्र में समा जाएंगे, क्योंकि जो तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर की जो बर्फ है वो पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी वो समुद्र में आएगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो जो तटीय देश है समुद्र के, वो सब क्या है, जलमग्न हो जाएंगे, या फिर टापू है वो जलमग्न हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफी जो आने वाले समय में ये नुकसान हो सकता है। इसी के मद्देनजर पूरी दुनिया इकट्ठी हुई, और यहाँ पर जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाने लगा 1992 में, जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसके बाद से। ठीक है। और यहाँ पर 2015 में पेरिस यानी फ्रांस में कॉप 21 में 2015 में कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गए, और लक्ष्य ये थे कि भाई पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में ग्लोबल जो वार्मिंग है 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखनी है, यानी जो तापमान है वह 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना है। ठीक है। और हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, ताकि हम इस जलवायु परिवर्तन के नुकसान से बच सकें। ठीक है। और यहाँ पर इसकी समीक्षा भी की जाएगी कि भाई पेरिस जो हमने लक्ष्य रखे थे उनको हम प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम पूरी दुनिया में कार्बन उत्सर्जनकर्ताओं के बारे में देखें, तो सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है यूएसए। कौन करता है, यूएसए, अमेरिका, लगभग 25%। ठीक है। दूसरे नंबर पर करता है ईयू यानी यूरोपियन यूनियन, लगभग कितना, 22%। उसके बाद करता है चाइना, कितना, चाइना वो करता है 13%, 13%। और उसके बाद करता है इंडिया, इंडिया, ठीक है, वो कितना करता है, लगभग 3%। तो यहाँ पर अमेरिका सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में योगदान किसका हो गया, अमेरिका का। जबकि डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में जब यहाँ पर बात करें तो उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज जो डील थी उससे बाहर अपने आप को, अमेरिका को निकाल दिया था। ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्हें जो गरीब देश है, जो विकासशील देश है, उनको पैसा देने की जरूरत थी, इसलिए उससे बचने के लिए उस डील से बाहर निकल गए। लेकिन अभी जो बाइडेन आए हैं, जो पर्यावरण को महत्व देते हैं, जलवायु परिवर्तन को महत्व देते हैं, तो उन्होंने कहा है कि वह पेरिस क्लाइमेट चेंज जो शिखर सम्मेलन था उसमें दोबारा से समझौते में शामिल हो जाएंगे। तो ये काफी दुनिया के लिए अच्छा रहेगा पर्यावरण की दृष्टि से। तो ये सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और ये जो डील है पेरिस जो क्लाइमेट चेंज डील थी, है अंतरराष्ट्रीय रूप से कानूनी रूप से बाध्यकारी है। क्या है, बाध्यकारी। ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हमारे आज के करंट अफेयर्स के लगभग 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। यदि आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।